हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। यदि आप अभी तक मेरे लीगल हिस्ट्री का वीडियोस नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देखो। ऑलमोस्ट 30-35 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारे के वीडियोस अवेलेबल है ऑलरेडी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो, ऑलवेज जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ आपको कब की कहानी बता रहा हूँ ये बताता हूँ, और मैं टाइमलाइन पे पढ़ाता हूँ कि कहानी कब की आपको समझ में आना चाहिए। ये जो कहानी भी हम लोग पढ़ने वाले, ये जो बात, ये जो ये कानून पढ़ने वाले हैं, एक्ट लगा हुआ मतलब लॉ, ये जो लॉ बना था, ये जो कानून बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखो नाम से ही क्लियर। आप पहले इस एक्ट का नाम देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इससे पहले आप क्या पढ़ते थे, रेगुलेटिंग एक्ट, चैटर एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, ये सब पढ़ते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहली बार आपने पढ़ा कब, 1858 में। ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों आप यहाँ पे पढ़ते हो, क्योंकि सबसे अब यहाँ पे क्या होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, ये ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ जाएगा। खैर देखना थोड़ी देर बाद। अभी कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग 1858 का। हिस्ट्री पढ़ने से पहले ऑलवेज मैंने आपको बता कर रखा है, क्वेश्चंस पूछो अपने आप में। क्वेश्चंस जब पूछोगे ना, आपको पढ़ने में मन लगेगा। हिस्ट्री बाय द वे बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप इसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो, आखिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया क्यों था, आया तो कब आया, किसके द्वारा आया, है ना, कब आया, कैसे आया, क्यों लाया गया, क्या परिस्थिति था, क्या सिचुएशन था उस टाइम का जो इस कानून को लाया गया। कभी भी कोई भी कानून जो लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोई कानून लाया जाता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ये कानून लाई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई दिखा होगा प्रॉब्लम यहाँ पे, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई प्रॉब्लम दिखा होगा, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ये कानून को लाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो हम लोग इसको आज पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप अभी, मैं बीच बीच में आपको याद दिलाऊंगा, अपने मन में क्वेश्चन करो, मन में क्वेश्चन करो, आखिर क्यों आया था ये एक्ट। जैसे ये क्वेश्चन करोगे ना, वाई, ये एक्ट आया क्यों, तो आपको पढ़ने का मन करेगा। तो हम लोग को फिर इस एक्ट के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैकग्राउंड, आखिर ये एक्ट लाया क्यों। तो इसके पीछे में जाना पड़ेगा अपने को। जब पीछे में जाओगे, इंडिया को समझोगे उस टाइम पे, तभी आपको ये एक्ट पढ़ने में मन लगेगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंडिया को। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये इंडिया 1857 में देखो, इंडिया में ब्रिटिश का टेरिटरी कहाँ कहाँ पर था। ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हो, ये पिंक जो शेड देख रहे हो, ये सारा ब्रिटिश इंडिया है, देखो। और येलो में जो देख रहे हो आप, ये सब प्रिंसली स्टेट है। ये जितना भी एरिया देख रहे हो, ये सारे एरिया पे ब्रिटिश इंडिया है, देखो। इन सब जगहों पे ब्रिटिश का रूल है ना। दो मैप यहाँ पे 37 का है और ये 57 का है। अब देख लो। और अभी जो मैं पीडीएफ, अभी ये जो पढ़ाऊंगा, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। और लॉयर प्रशांत लिखोगे टेलीग्राम चैनल पे, आराम से टेलीग्राम पे जाके आपको मिल जाएगा चैनल, और वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लो। वहाँ पे सर्च में भी जाकर आप लिख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नाम लिख देना, आ जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो इस पीडीएफ के लिंक पे। चलो यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ। यदि आप कभी ये पीडीएफ पढ़ रहे हो, डायरेक्ट वीडियो पढ़ने का मन हो, तो आप इस पीडीएफ पे, इस जगह पे जब क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ जाओगे। अभी जो मैं वीडियो डालूंगा, आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ जाओगे। खैर चलो, इसको पढ़ने से पहले आपने इंडिया देख लिया। इंडिया में ब्रिटिश का अभी कितना टेरिटरी है, कहाँ कहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरी है, आपने ये सारा देख लिया, है ना। जैसे आप ब्रिटिश टेरिटरी देखते हो, अब उसके बाद कहानी चलेगा। देखो 1858 से कहानी आपको थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा, इसको समझने के लिए अच्छे से ना थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। और चलो अब हम लोग चलते हैं 1857 में। कहाँ चलेंगे भैया, 1857 में। और आपको पता है 1857 में रिवोल्ट ऑफ, हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। थोड़ा सा हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको हम लोग बोलते हैं, सुपर म्यूटिनी सभी बोलते हैं। देखो अपने को हिस्ट्री में अभी इतना नहीं जाना है, मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा बता के निकलूंगा क्योंकि फिर यदि मैं अभी रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाने लगूंगा तो ये कब पढ़ाऊंगा, है ना। यदि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए
रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं इस पे भी वीडियोस ट्राई करूंगा बनाने का, है ना। तो देखो, ये एक्ट लाने के पीछे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 को समझने से पहले आप ये देखो, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ क्यों। आप ये जानते हो, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1857 में जो क्रांति हुआ, जो रिवोल्ट हुआ, ये आखिर क्यों हुआ, इतना बड़ा रेवेलियन क्यों हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या क्या कॉजेस था रिवोल्ट के। से पॉलिटिकल कॉजेस था, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री। इमीडिएट कॉजेस, इमीडिएट कॉज में आप पढ़े होगे, कार्टिजेज, जो वो जो बुलेट होता था उसमें जो ग्रीसिंग किया हो रहा था, उसमें फैट यूज था, किसका, काव का, एंड सुअर को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इन दोनों को फैट यूज था, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम से दोनों भड़क गए थे। खैर, ये सारे रीजन आप बोलोगे तो मैं पर्टिकुलर वीडियोस बना दूंगा। ये सब रीजन थे रिवोल्ट का। उसके बाद रिवोल्ट होने के बाद क्या रिजल्ट निकला, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपके लिए। रिवोल्ट होने के बाद क्या रिजल्ट निकला ये आप थोड़ा सा देख लेना, है ना। रिवोल्ट होने के बाद रिजल्ट ये निकला, कंपनी रूल खत्म हो गया, अभी देखोगे आप। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चेंज हो गया, मिलिट्री में रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रिलीजियस जो टॉलरेंस था पहले बहुत ज़्यादा था वो थोड़ा कम हो जाता है, और ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल आ जाता है रिवोल्ट खत्म होने के बाद। 1858 के बाद आप देखोगे, देखो 1857 में आपने देखा, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, और 1858 में भी जस्ट आपने देखा था क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो देखो, रिवोल्ट हो चुका है, रिवोल्ट हो चुका है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था इंग्लैंड में बैठा हुआ, बहुत हिल गया था। ये रिवोल्ट होने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट हिल गया था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये समझ में आने लगा था कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है ना, इससे एडमिनिस्ट्रेशन संभाला नहीं जा रहा है। इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है ना इंडिया में किसका रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो संभाला नहीं जा रहा, हैंडल नहीं हो रहा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चीज़ को देख रहा था। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चीज़ को देखा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ये सोचा कि अच्छा, आपको पता होगा, हम लोग जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ते हैं, इसको एक और नाम बोला जाता है, एन एक्ट फॉर बेटर। अच्छा, ये तो खैर इस बिल का नाम था, इसको एक आपने आई होप जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं। खैर, आप ये अपना नॉलेज के लिए ध्यान में रखो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चीज़ को देखा, तो उसके लिए फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हाउस में, है ना, अपने हाउस में एक बिल पेश करता है। उस बिल का नाम क्या था, एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बिल पास हो जाता है अगस्त 1858 में, और इस बिल का ऑफिशियल नाम क्या रखा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने क्या देखा कि रिवोल्ट होने के बाद, जैसे रिवोल्ट होता है इंडिया में 1857 में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चीज़ समझ जाती है कि जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा है, इससे अब हैंडल नहीं हो पाएगा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन। ये समझ में आ गया आपको। रिवोल्ट हो चुका है इंडिया में, रिवोल्ट हो चुका है। यहाँ 2-3 मैंने पिक्चर लगा दिया, आप देख सकते हो। देखो, जब रिवोल्ट होता है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था लॉर्ड पामरटन, जो भी नाम था, पामस्टन, जो भी नाम था इनका। अब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मेरा उतना अच्छा नहीं है, बट आप अपने हिसाब से देख लो। तो ये एक बहुत मेमोरेबल, ऐसा बोला जाता है, ये सारा इतिहास तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया, बट जो भी है, तो एक इनके द्वारा मेमोरेबल स्पीच दिया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ है आपको पता है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक मेमोरेबल स्पीच देते हैं हाउस ऑफ कॉमन में। हाउस ऑफ कॉमन में ये स्पीच देते हैं, और उसके बाद ये एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर देता है। ठीक है, सिंपल। और ये बिल इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया से खत्म कर देगा। और ये रीजन क्या देते हैं कि कंपनी अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे, इररिस्पॉन्सिबल थे कंपनी, बहुत सारे कंपनी रूल में डिफेक्ट था, ये सारे कुछ। जैसे हमारे यहाँ मोदी जी ऐसे
खड़ा होके स्पीच देते हैं ना पार्लियामेंट में, उसी तरह से स्पीच दिए होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही इंडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन उनसे संभल नहीं रहा है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो कंपनी एक जैसे हमारे रिलायंस कंपनी उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कंपनी का जो रूल चल रहा है इंडिया में, हम लोग उसको क्या कर देंगे, अब खत्म कर देंगे, क्योंकि इनसे एडमिनिस्ट्रेशन संभल नहीं रहा है, रूल खत्म कर देंगे। और हम लोग का जो यहाँ का पार्लियामेंट का रूल है, जो क्राउन का रूल है, अब क्राउन के अंडर आ जाएगा इंडिया, डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ जाएगा, क्राउन के कंट्रोल में। समझ रहे हो, ऐसे ही स्पीच हुआ होगा। यहां तक कहानी हम लोग समझ चुके हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल पेश हो चुका है, बिल पेश हो चुका है ना भाई, बिल पेश हो चुका है। अब देखो, आप क्या देखते हो, हमारे यहाँ जब पार्लियामेंट में ऐसे आप देखना किसी मिनिस्टर से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बाद वो जवाब भी देते हैं, है ना। अभी आपने देखा ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक साइड आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ये आरोप लगा दिए हैं कंपनी पे जो कि इंडिया में रूल कर रही थी। अब कंपनी भी इसके अगेंस्ट में अपने डिफेंड के लिए, अपने डिफेंडिंग के लिए वो एक पिटीशन पेश करती है दोनों हाउस में, ठीक है। देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी दो हाउस था, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी दो हाउस है ना, उसी तरह से। तो आपने सुन लिया प्राइम मिनिस्टर के बाद जो अब कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो रूल कर रही थी, वो भी अपने को डिफेंड करने के लिए, अपने को डिफेंड करने के लिए दोनों हाउस में एक पिटीशन पेश करती है। और उस पिटीशन को क्या बोला जाता है, कंपनी ग्रैंड पिटीशन। उस पिटीशन को क्या बोला जाता है, कंपनी ग्रैंड पिटीशन। और ये जो पिटीशन था बेसिकली अपने को डिफेंड करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने को डिफेंड करने के लिए पार्लियामेंट में पेश करती है कि नहीं, मैं तो अच्छा ही रूल कर रहा था इंडिया को, लेकिन बीच बीच में ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही इंटरफेरेंस के वजह से हम लोग अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे। ये सारे रीजन दे रहे थे ये लोग। खैर अपने को उसमें नहीं जाना है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। खैर आपने देख लिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास कब होता है, पास होता है, यहां पर देखो मैं, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो जाता है 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और इस एक्ट को बोला जाता है, ठीक है, ये एक्ट को बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोला जाता है। आपको मैंने पहले बताया था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे बोला जाता है। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इन सारी बातों को मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अब देखो अभी तक हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के प्रोविजन को नहीं पढ़े कि इस एक्ट में क्या क्या था। अभी हम लोग सिर्फ पीछे चल रहे हैं। अभी हम लोग इतना देखे हैं 1858 में ये कानून पास हो चुका है अगस्त के महीने में, बस इतना हम लोग को पता है। और फिर अभी मैं आपको, ये अगस्त है 1858, इससे पहले की कहानी आपको मैं थोड़ा सा इंडिया की बता देता हूं, है ना। इंडिया की कहानी मैं आपको बता देता हूं। देखो इंडिया में क्या सीन था भाई अभी। इंडिया में ये सीन था इंडिया में ये सीन था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे टेरिटरी एक्वायर कर रही है। आप पढ़े थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसमें क्या होता था, यदि कोई पर्सन मर गया, उसका कोई हायर नहीं है, उसका कोई लीगल हायर नहीं है, तो उस केस में क्या होता था, उनका जो किंगडम है वो लैप्स कर जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कब्जे में ले लेती थी। फिर लोगों को कोई प्रिविलेज, पर्सनल राइट्स नहीं होता था इंडिया में, राइट्स, और लोगों को डिग्निटी को भी रिस्पेक्ट नहीं करा जाता था, ऑनर्ड नहीं करा जाता था। फिर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में इम्पार्शियल था, आप देखे थे। टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा था, जिसको मन, जिससे मन, ये लोग क्या ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर करके उससे टेरिटरी ले लेती थी। और बहुत सारे लोग उस टाइम मिशनरीज भी थे जो क्या करता, मैं आपको अभी ना 1858 अगस्त के महीने से पहले की कहानी बता रहा हूं, ठीक है भाई, कि इंडिया में क्या चल रहा था, इंडिया में क्या चल रहा था। यहाँ बहुत सारे लोग क्रिश्चियन मिशनरीज थे, लोगों पे अपना बिलीफ थोप देते थे कि नहीं भैया तुमको क्रिश्चियन बनना है, बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, ये भी रीजन था। और क्या होता था, बहुत बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी कानून बनाती थी यहाँ के लोगों के लिए, मैं भी पहले की कहानी बता रहा हूं आपको, इंडिया के लोगों के लिए जब ये कानून बनाते थे तो
यहाँ के लोगों का जो कस्टम है, यहाँ के लोगों का जो ट्रेडिशन है, उसको डिसरिगार्ड करते थे लॉ बनाने के टाइम पे। तो ये कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था इंडिया में, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक बार 1857 में रिवोल्ट भी होता है। और ये सारे रीजन है कहीं ना कहीं रिवोल्ट का। क्या रिवोल्ट का रीजन में आप बोलोगे तो वीडियोस बना दूंगा, बट आपने पढ़ा होगा क्या क्या रीजन है, उस पर मैं जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। चलो, ये कहानी आप समझ चुके हो। ये जो भी मैं बता रहा हूं लास्ट में देखना, जब 1858 में कानून आता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है इन सब चीज़ों पे वो काम करते हैं, इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं। आप देखे हुए थोड़ा देर बाद कैसे वो काम करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये बाद में देखना मैंने कैसे इसको इंटरलिंक किया है, ठीक है। चलो थोड़ा और कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी हम लोग थोड़ा सा और कहानी पढ़ेंगे। 1858 तक क्या चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने से पहले का क्या सीन है, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसको आने से पहले आप पढ़े ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था इंडिया पे। किसका रूल था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल करती थी, देखना यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट आपको नजर आएगा, दो तरीके से नजर आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का दो बोर्ड होता था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था और एक कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में पॉलिटिकल चीजें देखती थी, इसको कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इंडिया का जो कमर्शियल चीजें होते थे, कमर्शियल कौन देखता था? कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। देखो दो तरह से इंडिया रूल हो रहा है ना, इसका पॉलिटिकल चीज है बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा है, कमर्शियल काम कौन देख रहा है? कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ऐसे रूल चलता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो क्या होता है? देखो पहले आपने देखा कंपनी रूल हो रहा था, अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसके बाद आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा अभी तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया जाता है। तो अब इनका जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जब कंपनी ही खत्म हो गया भैया, तो ये कहां से रहेंगे, है ना? सिंपल सी बात है, ये रहेंगे ही कहां से? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे मेन प्रोविजन क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को डिमोलिश कर दिया गया था। ये एक्ट ला करके, ये कानून ला करके क्या करा गया भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी को डिमोलिश कर दिया गया। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अच्छा, क्यों डिमोलिश करा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को? आपने पहले ही देखा था ना प्रॉब्लम क्या था। ये ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट हो गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये काम तो कर नहीं पा रहे हैं, तो चलो भैया इसको खत्म ही कर देते। काम नहीं कर पा रहा था, चलो इसको खत्म कर देते। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना? ये आप समझ चुके हो। चलो, आई होप यदि यहाँ तक है तो दिमाग को थोड़ा और खोलना है अभी आपको, थोड़ा सा और खोलना है, फिर अच्छे से और समझ में आएगा, है ना? देखो आप मान लो यहाँ पे ये है इंग्लैंड, ठीक है, और ये है आपका इंडिया, ठीक है। इंग्लैंड इंग्लैंड का रूल है इंडिया पे, ये हम लोग जानते हैं। पहले ये एक कंपनी के थ्रू रूल करती थी। अब ये जो एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1858, ये क्या करता है? ये क्या करता है? कंपनी को खत्म कर देता है और पार्लियामेंट अपना डायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश करती है इंडिया में। अब जब यहां से कंपनी खत्म हो गया, कंपनी का रूल खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या एस्टैब्लिशमेंट होता है? यहाँ पे एक गवर्नमेंट फॉर्म होता है और इस गवर्नमेंट को बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, है ना? तो इसी वजह से इस एक्ट का, इस कानून का नाम क्या रखा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्यों इसका नाम गवर्नमेंट इंडिया एक्ट रखा गया? क्योंकि ये जो एक्ट है, इससे क्या फॉर्म होगा? इंडिया का गवर्नमेंट फॉर्म होगा, इंडिया का गवर्नमेंट फॉर्म होगा। इसीलिए इस कानून का नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सिंपल। अब देखो, जहां पहले इंडिया को एक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, अब इंडिया को डायरेक्ट कौन रूल करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन रूल करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट तो इंग्लैंड में, वहां से डायरेक्ट कैसे रूल करने आएगी? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां से रूल करने के लिए दो तरीके से रूल करते थे ये लोग। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये जो इंडिया पर रूल करते थे,
ये कैसे रूल करते थे भाई? तो ये देखो दो तरीके से रूल करते थे। एक, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को गवर्नमेंट ऑफ रिप्रेजेंट मतलब बोलो पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑफिसर ये लोग अपॉइंट किए। इसको हम लोग बोलते थे वाइसराय। क्या बोलते थे? वाइसराय। अरे वाइसराय को यहाँ पे क्या करा गया था, इस आपने पहले भी पढ़ के रखा है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था एक तरह से इंडिया का हेड, तो गवर्नर जनरल का ही नाम चेंज कर दिया गया और उसको बोल दिया गया वाइसराय। ठीक है। और ये देखो ये किसके रिप्रेजेंटेटिव होते थे? पार्लियामेंट के। कोई दिक्कत यहाँ तक? पार्लियामेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव होते थे वाइसराय, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखता था। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक नया पोस्ट बनाया गया। देखो वाइसराय का काम अभी मैं थोड़ी देर में आपको, देखो यहाँ पे मैंने दोनों में डिफरेंस भी दे दिया है। वाइसराय जो होता था सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव होता था। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता था वाइसराय। और एक नया पोस्ट बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये देखो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया एक नया पोस्ट। और इंडिया का जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये किसको दे दिया गया? ये दे दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सिंपल समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, आप देखो इन दोनों के बीच में लिंक करने का काम कौन कर रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखो दिख रहा है आपको, ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के बीच में लिंक का काम कर रहा है। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस साइड में यदि कोई भी काम होगा उसके बारे में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा उसको पता होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट को कुछ जानना है कि इंडिया का क्या हाल है नहीं है, किससे पूछेगा? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछेगा। हाँ भैया क्या हाल है इंडिया का, बताओ क्या चल रहा है वहां पे। ये सारा कुछ कौन पूछेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट किससे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। ठीक है, तो इंडिया का कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन किसको दे दिया गया भैया? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसराय के बीच में आपको डिफरेंस जानना हो तो देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के बीच में एक लिंक का काम करता है, बस लिंक का काम करता है। और अब से अच्छा देखो, अब मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं। आपने क्या देखा यहां तक कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो चुका है और अब यहां पे डायरेक्ट रूल किसका है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। डायरेक्ट रूल किसका है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। सिंपल। और ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? रिप्रेजेंटेटिव था सर वाइसराय। ठीक है, और आप ध्यान रखना इसी एक्ट के थ्रू वाइसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही नाम चेंज करके बना दिया गया वाइसराय। और फर्स्ट वाइसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और फर्स्ट आपने देखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फर्स्ट लॉर्ड अंस्टेले। ठीक है, लॉर्ड अंस्टेले सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। यहाँ पे दोनों में मैंने डिफरेंस भी लिख दिया है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता है? इंटरलिंक बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। चलो प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। देखो अभी तो हम लोगों ने एक प्रोविजन पहले ही पढ़ लिया कि सर यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट चल रहा था। इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट चल रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, आपने पढ़ा ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर से के थ्रू कौन रूल करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। और आपने क्या पढ़ा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाके ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया गया। मतलब ऑटोमेटिक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर खत्म हो गया होगा। इसलिए मैंने पहला लाइन क्या लिख के रखा है? द एक्ट एबॉलिश बोथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। अब इसका जो भी पावर था, पहले ये जो भी काम करता था, अब ये सारा काम कौन देखेगा? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब इन दोनों का काम कौन देखेगा भैया? इन दोनों का काम देखेगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलो ये पॉइंट को ध्यान रखना। उससे पहले यहां पे एक पॉइंट है, देखो ये जो एक्ट है ना, अब क्या कर दिया है? ये एक्ट ये डिक्लेयर कर दिया
अब से जो इंडिया होगा ना, वो इंडिया किसके नाम से गवर्न होगा? क्वीन ऑफ द इंग्लैंड। अब से कब से? 1858 के बाद से इंडिया जो है किसके नाम से गवर्न होगा? इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी, बेसिकली क्वीन ऑफ द इंग्लैंड के नाम से गवर्न होगा। ठीक है, कोई भी टेरिटरी, कुछ भी इंडिया का जो भी टेरिटरी है किसके नाम से जाना जाएगा सर? किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम से। चलो, आपने देखा जो भी ये जो, चलो आपने ये देखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया पोस्ट बनाया गया, ये एक्ट ला करके एक नया पोस्ट बनाया गया, और उस पोस्ट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सारा पावर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर का था वो ट्रांसफर कर दिया गया किसको? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। अब देखो, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है ये तो बना दिया गया, और सारा पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों का सारा पावर किसको दे दिया गया सर? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को असिस्ट करने के लिए काउंसिल्स ऑफ, बेसिकली काउंसिल्स बनाए गए, काउंसिल्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आराम से सुनो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए 15 मेंबर का, ठीक है, 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? अब ये जो काउंसिल ऑफ, ये जो आप काउंसिल देख रहे हो यहाँ पे, ये जो काउंसिल देख रहे हो 15 मेंबर का, ये काउंसिल में, अब थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पे क्या देखो, ये 15 मेंबर है, आपने पढ़ लिया, ये 15 मेंबर किसके काउंसिल है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये 15 मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखो, इसमें से 15 मेंबर आप देख रहे हो ना, इसमें से 8 मेंबर को क्राउन अपॉइंट करेगा। ये जो 8 मेंबर आप यहां पर देख रहे हो, 8 मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा? क्राउन। और ये जो 7 बच गए, ये जो 7th मेंबर बच गए, इसको कौन इलेक्ट करेगा भैया? कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर थे, अब देखो यार, ये लोग भी तो बहुत बड़े पोस्ट पे थे, अब ये सब वहां पे हाउस ऑफ कॉमन में मेंबर थे, अब इनको भी तो कुछ देना था, नहीं तो इनका भी तो बेइज्जती हो जाता। तो इनको एक पावर दे दिया गया, चलो भैया रेस्ट जो भी लोग बचे हैं ना, सेक्रेटरी, अब तो सबसे मेन कौन हो गया इंडिया के लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना। अब इसको असिस्ट करने के लिए कौन से लोग, भी बहुत पावरफुल हो गया, तो चलो इसमें से आपको 7 मेंबर को चुनने का पावर दे दिया जाता है कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। ये जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर है, इसको ये पावर दे दिया जाता है। चलो ठीक है, देखो ये जो डुअल, अभी मैंने आपको बताया ना डुअल गवर्नमेंट, ये जो डुअल गवर्नमेंट आप देखते हो, ये मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भी आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। 1784 में आपको मैंने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया था। यदि आपको वो याद होगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, यदि वो ध्यान में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं 2 मिनट में सारे को रिकैप कर देता हूँ जो मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था। पिट्स इंडिया एक्ट में डबल गवर्नमेंट चलना स्टार्ट होता है। ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को मिला के डुअल, 2 हो गया ना भाई। इन दोनों से डुअल गवर्नमेंट का स्टार्टिंग कब हुआ था? 1784 में। और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल काम देखते थे, और ये बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल काम देखते थे। अब यहाँ पे ध्यान ये देने वाली बात है, 1784 की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। 1784 में तो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर जो होते थे, और अभी आपने पढ़ा ना कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पढ़ा ना आपने, जो कि 7 मेंबर को अपॉइंट करता है काउंसिल, किसके काउंसिल को? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल को। खैर, ये कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर जो होंगे, ये कौन होंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रूल करती थी 2 बॉडी से, कौन कौन सा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो इसके नाम से क्लियर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोल कौन रखता था ईस्ट इंडिया कंपनी पे? इंग्लिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, किसको रिप्रेजेंट करेगा?
ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को। सिंपल। चलो ये आपको पता है, नहीं भी पता है तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैंने आपको इतना बता दिया है कि आपका काम हो जाएगा। यदि किसी भी तरह का और भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे लीगल हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे वीडियो है, आप उसको जाके देखो, आपका पूरा क्लियर है। देखो मेरा वीडियोस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन यदि आप एक बार देख लोगे तो आपका बेसिकली देखो, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना वो लेक्चर के जैसा बनाता हूँ कि आप यदि यहाँ पढ़ लो, आप यदि कॉलेज में ना भी पढ़ो तो आपका काम हो जाए। कॉलेज में पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है आपको, यदि ये वीडियोस आप पूरा देख ले तो जो भी 30 35 40 मिनट का होगा, एक क्लास जैसा आपके कॉलेज में होता है, एग्जैक्टली वैसा ही लेक्चर होता है। और मैं बहुत मेहनत से इसको बनाता हूँ और आपसे बस क्या मांगता हूँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ये दोनों नहीं भी करते हो तो आप सिर्फ क्या करो, कमेंट कर दिया करो। यदि आपको सब्सक्राइब नहीं करना है कोई बात नहीं, आप बस कमेंट कर दो। कमेंट करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं एक वीडियोस बना डालता हूँ। भले आपको फ़ायदा नहीं हो, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलता है, ये नोट्स से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो प्लीज़ यदि आप यहाँ तक भी देख रहे हो तो आप एक कमेंट कर दो। और यहाँ तक वही पर्सन देख रहा होगा जो सीरियस होगा पढ़ाई को लेके, और मैं वीडियोस भी सीरियस पर्सन के लिए ही बनाता हूँ। इतना मेहनत जो करता हूँ मैं सीरियस, जो 5 10 20 लोग भी यदि देख ले अच्छे से पूरा वीडियोस तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाता है। चलो ठीक है, बात ज़्यादा नहीं करके हम लोग आते हैं अपने काम पे। तो ये जो एक्ट था आपने पढ़ा, ये एक्ट ला करके क्या करा जाता है, अभी तो मैं थोड़ा सम अप कर देता हूँ आपको। ये एक्ट ला करके 1850 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये एक्ट ला करके क्या करा जाता है, जो ड्यूअल गवर्नमेंट चल रहा था, डबल गवर्नमेंट जो चल रहा था उसको खत्म कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है। और डबल गवर्नमेंट में कौन कौन होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों को खत्म कर दिया जाता है। एक नया ऑफिस बनता है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और इसको कंप्लीट इंडिया के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का सारा अथॉरिटी किसको दे दिया जाता है, आपसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते थे ये ब्रिटिश कैबिनेट के ही मेंबर होते थे, ब्रिटिश कैबिनेट के ही मेंबर होते थे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए इंडिया में इनको असिस्ट करने के लिए क्या बनाया जाता था, 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया जाता था, 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया जाता था। कोई दिक्कत है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर का काउंसिल बनाया जाता था। आपने देखा यहाँ पे पिक्चर भी मैंने लगाया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काउंसिल बनाया गया। और ये काउंसिल कितने मेंबर का, 15 मेंबर का। ठीक है, कितने मेंबर का बनाया गया, ये 15 मेंबर का। ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये जो काउंसिल है, ये जो आप काउंसिल देख रहे हो, ये क्या चीज़ का काम करता था, ये एडवाइजरी बॉडी का काम करता था। ये सेक्रेटरी को, ये जो काउंसिल देख रहे हो ना आप, ये सेक्रेटरी को एडवाइज करता था, ठीक है। और इस काउंसिल के चेयरमैन कौन होंगे, देखो ये तो इतना तो आपको पता ही, इस काउंसिल के चेयरमैन कौन होंगे, ओबियसली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और आपको मैं यहाँ पर लिखा नहीं, मैंने बता देता हूँ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक वाइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रखते थे इनके अब्सेंस में काम करने के लिए, लेकिन उसका जो भी डॉक्यूमेंट होता था उस पर साइन इनका होता था। खैर, इतना डिटेल में नहीं जाना अपने को। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे, लॉर्ड स्टैनले, ये आपको पता है। और इसके बाद जो बने थे उनका नाम था चार्ल्स वुड्स। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत लंबे समय तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे थे, 7 ईयर्स रहे थे। 1859 के कुछ कुछ बुक में आप देखोगे चार्ल्स वुड्स को भी बोल दिया जाता है फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बोल दिया जाता है बहुत सारे। चलो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई चेंजेस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो एक बार फिर से मैं बनाऊंगा। 1858 में जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो जो यहाँ पे पहले से चलता हुआ आ रहा था, इस गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ,
ठीक है, इंडिया में जो गवर्नमेंट था इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ ये हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या चेंजेस हुआ कि इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था। आपने ये पहले भी पढ़ रखा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था। अब से वो क्या होगा, वो इस एक्ट के आने के बाद 1858 के एक्ट के आने के बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा वायसराय। कोई दिक्कत है यहां पे? अब इंडिया में देखो ये कितना बड़ा इंडिया है ना, बहुत बड़ा इंडिया है। तो इंडिया में मैंने पहले भी आपको मैप लगाया था, आप देखे थे कि बहुत सारा प्रेसिडेंसी टाउन था, सॉरी प्रेसिडेंसी था, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी था। और ये पूरा इंडिया का क्या होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था। पूरे इंडिया के लिए कौन होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जैसे मान लो ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, इसका अपना एक गवर्नर जनरल होता था और उसके काउंसिल होते थे। जैसे मान लो ये गवर्नर है किसी प्रेसिडेंसी का, बंगाल प्रेसिडेंसी का, और इसका अपना एक काउंसिल होता था। उसी तरह से पूरे इंडिया के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का भी काउंसिल होता था। ये आपको पता है। अब देखो ये एक्ट आने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद क्या होता है, आपने ये देखा ना, पूरे इंडिया के लिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इसको अपॉइंट कौन करेगा भैया, इसको अपॉइंट करेगी क्वीन। कौन अपॉइंट करेगी, क्राउन। इसको अपॉइंट कौन करेगा, डायरेक्ट अपॉइंट करेगा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। में जो क्या मैं बोल रहा हूं, हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करेगा, क्राउन के द्वारा होगा। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी। देखो यहां जो भी प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सब प्रेसिडेंसी का गवर्नर को या फिर पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है, क्वीन का। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो एक लाइन ली दी है, अपॉइंटमेंट किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी। अब देखो आपने देखा ना, हर एक गवर्नर जनरल का भी अपना काउंसिल होता है और गवर्नर जनरल का भी, प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर उसका भी काउंसिल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसका भी काउंसिल। अब इसके काउंसिल में जो मेंबर होंगे उसको कौन अपॉइंट करेगा, आपने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल में 4 मेंबर होते थे। याद करो, 3 मेंबर ऐसे होते थे, एक मेंबर लॉ मेंबर, और उस फर्स्ट लॉ मेंबर का क्या नाम था, लॉर्ड मैकॉले। खैर, तो ये जो गवर्नर जनरल के काउंसिल का जो मेंबर है, इसको सिलेक्ट कौन करेगा, इसको चूज कौन करेगा, इसको चूज करने का पावर किसके पास था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। इसको अपॉइंट करने का पावर किसके पास चला गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। सिंपल। पहला चेंजेस क्या हुआ, आपने देखा कि सर गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएंगे, वाइसराय। दूसरा आपने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी को अपॉइंट कौन करेगा, क्राउन। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल का या फिर गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी के काउंसिल को अपॉइंट कौन करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। यदि प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं अपना नंबर लास्ट में दे दूंगा, है ना। देखो ये एक्ट आने के बाद जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जो भी मिलिट्री और नेवल फोर्सेस था, ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर किसके पास हो जाएगा, क्राउन के पास। और जो भी उस टाइम पे मिलिट्री में थे, जो भी नेवल फोर्सेस में थे, उनका जो भी कंडीशन था सर्विस करने का, जो भी उनका सर्विंग का बोल सकते हो, कंपनी जब यहाँ पे रूल करती थी उस टाइम पे जो भी कंडीशन पे वो भर्ती हुए होंगे, जो भी कंडीशन उनका था, वो सारा कंडीशन सेम रखा गया। क्यों, देखो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन था कि भैया, एक तो पहले समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, अब इससे आप निकाल के क्राउन का रूल कर रहे हो। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता था पहले भी तो क्राउन ही रूल कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रूल कर रहा है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग था ये सब, लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था। ठीक है,
ये भी लोगों को था कि मैं अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आर्मी में हूँ, फोर्सेस में हूँ, जब ये क्राउन का रूल आएगा तो क्या मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। यदि आप मिलिट्री में हो, नेवल फोर्सेस में हो, कंपनी के अंदर, तो वो सब कुछ ट्रांसफर हो गया है क्राउन को। यदि कोई पहले कंपनी से मान लो कोई ट्रीटी साइन किया हुआ है, ठीक है, तो अभी सेम चीज वो बाइंडिंग होगा क्राउन पे भी, इसमें कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं। वही कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, इंगेजमेंट कुछ भी यदि किसी का कंपनी के साथ पहले था तो वो सेम किसके साथ होगा, क्राउन के साथ होगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, वो सब किसके अगेंस्ट होगा। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट होता था, अब किसके, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट पहले होता था। 1857 में मुझे को मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं किसके अगेंस्ट करूंगा, प्रशांत वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, प्रशांत वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ऐसे करके अब होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज, अब ये थोड़ा कानून कॉन्ट्रैक्ट आ ही गया तो अब से क्या होगा, ये जो ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया, अब कौन आ गया यहाँ पे, सबसे मेन पावर किसके हाथ में है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो अब मान लो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ना कॉर्पोरेट बॉडी भी बोला जाता था। ठीक है, ये एक्ट करती थी एज ए कॉर्पोरेट बॉडी। तो कॉर्पोरेट बॉडी है तो आप इसके अगेंस्ट सू भी कर सकते हो। ठीक है, सूट फाइल भी कर सकते हो। अब इंडिया में मान लो किसी को सू करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकता। मान लो किसी को क्राउन के अगेंस्ट सू करना है इंडिया में, तो वो क्राउन के अगेंस्ट नहीं कर सकता है सू, किसके अगेंस्ट करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट वो इंडिया में भी या फिर वो इंग्लैंड में भी सू कर सकता है। ऐसा नहीं कि चलो क्राउन के खिलाफ कर देते हैं, क्राउन के अगेंस्ट कर देते हैं, नहीं, वो सू किसके अगेंस्ट होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट। यदि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है मान लीजिए, तो किसके अगेंस्ट होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि यहां पे ना बहुत कंफ्यूजन था, लोगों के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन था। तो उस टाइम पे वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। देखो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या होता है, एक दरबार लगाया जाता है। क्या होता है भाई, एक दरबार लगाया जाता है। 1 नवंबर 1858 को दरबार लगाया जाता है। अब आप पूछोगे सर दरबार क्यों लगाया जाता है। दरबार इसीलिए लगाया जाता है, लोगों को क्या था, आपको भी बहुत कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो उस टाइम पे पब्लिक को, इंडियन नेटिव्स के बीच में, इंडियन पीपल्स को ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो उस टाइम जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, वो क्या करते हैं, एक दरबार लगाते। देखो इस तरह से कैसे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, ये चारों साइड ऐसे पंडाल लगा हुआ है, नीचे पूरा बहुत सारे लोग हैं, सब राजा ताजा जो भी था, जो भी सब इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाया गया, ये दरबार लगाया गया। और इस दरबार में किंग के द्वारा जो घोषणा करी गई थी, किंग के द्वारा जो भी, उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देखो पिक्चर मैंने लगाया, देखो इस तरह से। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पूरा दरबार लगा है यहाँ पे इस तरह से, कैसे ये वायसराय देखो इनके हाथ में, यहाँ दिख रहा है आपको, दिख ही रहा होगा, यहाँ देखो ये वायसराय है, VR लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वायसराय है ये। अब ये सबको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेपर ऐसे लेके, जो किंग के द्वारा प्रोक्लेमेशन लेटर भेजा जाता है, जो कि आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे जो कि आप देख रहे हो, ये सारे को ये पढ़ते हैं यहाँ पे, और लोगों को समझाते हैं कि ये जो एक्ट है ये क्या है, कैसे है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये दरबार कब लगता है, 1 नवंबर को, आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पे लगता है ये, इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और ये क्यों करा गया था, ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों को समझाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये समझाने के लिए ये प्रोक्लेमेशन, ये जो प्रोक्लेमेशन था किंग के द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल
प्रोक्लेमेशन, जो कि इसलिए लाया गया था ताकि पीपल्स ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन कर रहे। इसका इंटेंशन क्या था कि इंडिया के जो लोग हैं उनको बताया जाए कि फ्यूचर में जो गवर्नमेंट है क्या करने वाली है, गवर्नमेंट का क्या मॉडल होगा, फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, है ना। तो ये एक तरह से ऐसा बोला जाता है, ये जो प्रोक्लेमेशन है ये इंडियंस के लिए चार्टर ऑफ राइट्स, ये इंडियंस के लिए एक मैग्ना कार्टा का भी काम करता है, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोक्लेमेशन लेटर है जिसको ऐसे करके सब पूरे सभा में वाइसराय पढ़ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अब आखिर इसमें था क्या, है ना, इसमें क्या लिखा हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको बता के चलता हूँ। वो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता के चलता हूँ, आप हो सके तो लिखना। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम था, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याद करो याद करो। देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सारी प्रॉब्लम बताई थी ना। अब देखना ये जो प्रोक्लेमेशन लेटर आता है क्वीन के नाम से, ठीक है, क्वीन के नाम से आता है, इसमें क्या क्या होता है अब देखना, ये सबसे रिलेटेड बातें ही होंगी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि वो बाद में आएगी बात। चलो देखो यार, यदि यहाँ तक भी देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करो, अच्छा लगता है ना। देखो ये जो प्रोक्लेमेशन लेटर है इसमें गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, आप पढ़ भी सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्राउन वाज प्रोक्लेम्ड अनाउंस्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया एट दरबार हेल्ड बाय द लॉर्ड कैनिंग इन द नेम ऑफ, अच्छा ये किसके नाम पे करा गया था, इन द नेम ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। देखो क्वीन विक्टोरिया, प्रोक्लेमेशन बाय द क्वीन इन काउंसिल, मतलब ये जो प्रोक्लेमेशन है किसके द्वारा हो रहा है, ये इन द नेम ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। आपने ये पूरा कहानी देख लिया, और क्वीन का जो ये प्रोक्लेमेशन आया था 1858 में, इसको क्या डिस्क्राइब किया जाता है, एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियंस। चलो अभी मैंने आपको क्या बोला, दरबार में जो ये वायसराय पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंस 6-7 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, थोड़ा सा मैं इसको जल्दी जल्दी में करके अभी निकल जाऊंगा, है ना। चलो देखो, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आपके पास जब पीडीएफ जाएगा आप उसको पढ़ लेना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बताते चलूंगा। देखो अब इसमें ना ये लोग ये जो वायसराय ऐसा पढ़ते हैं कि आपका जो जमीन पहले हड़प लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब से ऐसा नहीं होगा, कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगा आपके टेरिटरी का, आपको राइट्स मिलेगा, आपके राइट्स का ध्यान रखा जाएगा, आपको आपका जो डिग्निटी है उसको ऑनर्ड किया जाएगा। ये सब आम जनता को लोग बताते, क्योंकि पता है आपको 1857 में रिवोल्ट हो चुका है ना, इंडिया में रिवोल्ट हो चुका है, लोग ऐसे गुस्सा हैं, ये लाया गया तो लोगों को खुश करने के लिए, एक्चुअल में लोगों को खुश खुश, ये देखो दिखा के, ऐसे दिखाते कुछ थे करते कुछ थे, ये दिखाने का था कि बस भैया आपके आपके राइट्स का हम लोग मेंटेन करेंगे, आपके राइट्स को, आपको आपको जो पर्सनल राइट्स है उसका वैल्यू करेंगे, कुछ नहीं था ऐसा भाई, ये बस ऐसे दिखाने को है कि आपके डिग्निटी को ऑनर्ड करेंगे, घंटा कुछ नहीं करते थे ये लोग, बस ऐसे दिखा रहे थे, बस यही था कुछ इनके द्वारा। और इनके द्वारा ये बोला गया था कि आपका अब जो टेरिटोरियल पोजीशन हो रहा है, आपका टेरिटरी को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले कब्जे में ले लेती थी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले आपने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलता था, ये सब सबको ये सब ये जो एनेक्सेशन पॉलिसीज था, एक्सपेंशन पॉलिसी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अब से नहीं होगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ बातें इसमें लेके आम जनता को बताया जाता है कि आप पे जो पहले आके थोप दिया जाता था कि नहीं आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करना पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी, इंग्लिश स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाया जाता था, तो अब से वो नहीं होगा। ये सब चीज़ें आके आपको इक्वलिटी मिलेगा,
आप यदि नौकरी करने आओगे, ये नहीं देखा जाएगा आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, आपको इक्वली ट्रीट करा जाएगा। ये सब चीज़ें, ये आपने ऊपर में देखा था ना, उसमें ये सब बातें लिखी हुई थी। जब हम लोग कानून बनाएंगे, इसी तरह से वो वैसे ने पढ़ता होगा, जब मैं कानून, हम लोग जब कानून बनाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भी कानून बनाएगी, जब भी क्राउन कानून बनाएंगे, तो आपके कस्टम्स को, आपके प्रथा को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। आपका जो भी ट्रेडिशन है, एंशियंट टाइम से जो भी चलता आ रहा आपका ट्रेडिशन है, उसको भी ध्यान में रख के बनाएंगे। यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी, है ना। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया हो, और इसी तरह के लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यदि यहाँ तक भी देखे हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे लॉयर प्रशांत जाके आपको लिखना है बस टेलीग्राम पे, वहाँ पे मेरा चैनल है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, ये मेरा इंस्टा हैंडल है लॉयर प्रशांत, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे जाके मुझे पूछ सकते हो। कोलेब्रेशन या किसी भी तरह का बिजनेस क्वेरीज हो, आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन थैंक यू।